गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो आप लोग? हाँ सर, अच्छे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छे हैं सर। बढ़िया। मन लग रहा है घर पे? नहीं सर, अच्छा नहीं लग रहा। सबके स्कूल रहता था, दोस्त लोग से मिल पाते थे, अभी वो भी नहीं हो रहा। ये तो है, ये तो प्रॉब्लम है, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोगों को कुछ डिस्कस करना था जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में एज अ होमवर्क दे दिया था मैंने। तो आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो इसमें मुझे बताइएगा कि कैसे हो रहा है या फिर कैसे आ रहा है। अभी आज हम लोग जो है वो ऑर्थो इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे, बट ऑर्थो इफेक्ट से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हम लोगों के पास ये प्रॉब्लम था, एक कुछ प्रॉब्लम सैंपल था और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया था, कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में किसी को अगर डाउट है तो बताइए, अदरवाइज इसका आंसर जो है वो आंसर मेंशन कर दिया था मैंने। आपको आंसर्स भी है आपके पास, आंसर की आई गेस होना चाहिए, हाँ आंसर की भी है आपके पास। सो हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 में किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं? क्वेश्चन नंबर 18 में किसी को डाउट है? सर सी नंबर एक बार बोल दीजिए। सी में देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा, ये रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, ये बात में है जो पहले वाले में है। ठीक है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में किसी को दिक्कत है? ठीक है, 19 में भी यही रेजोनेंस होगा और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन है, राइट। देखो इसमें 19 में एक ये चीज है कि दोनों कार्बोकेटायन जो है बोथ ऑफ देम आर 3 डिग्री, लेकिन बोथ ऑफ देम आर कार्बोकेटायन ऑफ क्या बोल सकते हैं इसको, ब्रिजेट बोल सकते हैं, नहीं तो ब्रिजेट पे तो ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर क्योंकि अब पॉसिबल जो नहीं है कार्बोकेटायन उसका भी दे दिया अगर स्टेबिलिटी, तो फिर वही यूजुअल जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं कॉन्सेप्ट लगा करके आंसर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें भी आ गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग, ये हम लोगों ने कर लिया था हालांकि। क्वेश्चन नंबर 21 में किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 22। सर 21 एक बार बोल दीजिए। 22 ठीक है। 21 में बता रहे हैं कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर देखना हम लोगों को हमेशा डबल बॉन्ड ही रहेगा, यहाँ पे हमेशा ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा क्योंकि रेजोनेंस नहीं है, फर्स्ट वाले में भी रेजोनेंस नहीं है, सेकंड वाले में भी रेजोनेंस वाले में आपका रेजोनेंस है, तो यहाँ पे एक पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। तो पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर होने का मतलब है कि जो यहाँ पे जो बॉन्ड है इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा दैट विल बी इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ओके, तो सबसे लंबा जो बॉन्ड होगा वो सेकंड वाला होगा, फिर थर्ड वाला होगा, फिर देन सेकंड फर्स्ट वाला होगा, तो 2 3 1। ओके, सिंगल बॉन्ड पार्शियल और ये डबल बॉन्ड 100% डबल बॉन्ड। ओके, सो 2 में किसी को दिक्कत है? Resonance energy is directly proportional to number of resonating structures. तो number of resonating structures आप बना के देख लीजिए, उसके हिसाब से जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा, तो दैट विल बी 2, सबसे कम 2 में, फिर 1 में, फिर 3 में, 3 में सबसे ज्यादा होने वाला है आपका रेजोनेंस एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 26 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 27, नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, नहीं सर 28 ठीक है। 29, लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज बोल रहा है, तो रेजोनेंस जहां पे नहीं हो रहा वो देखना है। ठीक है, एक बार और मैं क्वेश्चन नंबर 27 में आई गेस। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर कोई बोलेगा कि आप पी और क्यू को कैसे कंपेयर कर रहे हो, तो पी इज एन एरोमेटिक कंपाउंड और क्यू जो है वो एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। सिमिलरली आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकता है कि क्योंकि P और S आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इनमें जो है सबसे ज्यादा रेजोनेंस होने वाला है। तो अकॉर्डिंगली जो आपका रेजोनेंस होगा वो इसके लिए P वाले के लिए 3 एंड S वाले के लिए 4। ठीक है, अब आप Q और R में कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि Q और R में दोनों में डबल बॉन्ड है एंड बोथ ऑफ देम आर कॉन्जुगेटेड। राइट, सो सिर्फ कॉन्जुगेशन ही है और एरोमेटिसिटी नहीं है इन दोनों कंपाउंड्स में। तो आप Q का बोल सकते हो फर्स्ट होगा, आपका Q का हो जाएगा 3 और R का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इन दोनों अगर हम बात जी R वाले की ज्यादा क्यों आ रही है, तो R वाला जो है वो एक ओपन चेन है और ओपन चेन में जो एक्सटेंडेड रेजोनेंस भी है, और लेकिन वो तो यहाँ पे भी है ना। देखो ये जो सिस्टम है ये भी तो ऐसा ही है ना। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, ऊपर वाले पार्ट को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना, तो ये वाला पार्ट भी ऐसा ही है, ये है ना। लेकिन द रीजन भी क्लोज कंपाउंड है, और क्लोज कंपाउंड में जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, वो रोटेट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो कार्बन कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है ना वो रोटेट करता है अराउंड इट्स एक्सिस। ये हम लोग अभी देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। सो द रीजन फॉर द रिवॉल्यूशन और रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज कि कार्बन और कार्बन का जो सिग्मा एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल बॉन्ड है, या स्फेरिकली सिमेट्रिकल ओवरलैप है। तो अगर हम ऐसा देखें कि p ऑर्बिटल कार्बन का और ये p ऑर्बिटल कार्बन का वो मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बीच में ये वॉल्यूम मिक्स्ड है, दैट दिस इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल वॉल्यूम। और इसको अगर हम रोटेट भी कर देंगे ना, तो इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सो in a way we can say कि कार्बन कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है it can rotate on its axis। so अगर हम Q और R की बात करें तो R is more free for rotation, और इनमें जो आप क्या बोल सकते हैं कि रिपेल नहीं करेगा, क्योंकि रिपल्शन देखो कहाँ पे हो सकता है, ऐसे कंपाउंड्स में हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कार्बन जो है वो सेम डायरेक्शन, और ये जो दोनों कार्बन है ये अपोजिट डायरेक्शन में। ये चीज अभी हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन में भी देखेंगे, जब आप लोग ट्रांस और सिस एल्कीन के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक तरीके से सिस दिख रहा है, दिस इज ऑन द सेम साइड, ठीक है, एंड दिस इज इन द अपोजिट साइड, ट्रांस दिख रहा है, ट्रांस जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो सिस वाला जो है वो ट्रांस से कम स्टेबल होता है या ट्रांस से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और अल्टीमेटली मतलब द रीजन इज मीन कि यहाँ पे रोटेशन हो सकता है, यहाँ पे रोटेशन नहीं हो सकता क्यू में, इसीलिए क्यू का रेजोनेंस एनर्जी थोड़ा कम है आर से। हालांकि दोनों में रेजोनेंस हो रहा है और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो दोनों में सेम होगा। ठीक है, और P का और S का अगर आप देखोगे तो P में जैसे हम लोगों ने एक बार ड्रॉ करके देखा था, एनिलीन का हम लोगों ने ड्रॉ करके देखा था, वो करीबन आ रहा था आपका 6 या 7 के आसपास हम लोगों ने कहाँ देखा था, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखा था, है ना। ये देखो ये वाला, ये हाँ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहा था ऐसे कंपाउंड से। तो ये सल्फर वाला भी कंपाउंड जो है ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो शो करेगा। बढ़ते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आई गेस 29 थर्ड क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में किसी को डाउट है?
नहीं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 31। मोर रेजोनेंस एनर्जी का मतलब है तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए, ठीक है। तो वो जो है वो आपका क्या बी वाला हो, बी वाला है, बी डी वाला था। वाला होगा, डी वाला, ठीक है। ये आई थिंक आई हैव मिसटाइप्ड है कुछ, डी वाले में होगा आपका, है ना। इससे इससे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए जो कि यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से भी अगर आप देख सकते हो, या फिर एक और चीज है इससे भी देख सकते हो कि जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे ना, इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इस कंपाउंड का देखो अभी इस टाइम पर ये, इसमें हमें जो है एक ही बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है, और ये जो बेंजीन रिंग नहीं दिख रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे पाई पाई, यहाँ पाई नहीं है, यहाँ पाई पाई और यहाँ पाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि एरोमेटिक नहीं है, लेकिन हाँ ये बेंजीन रिंग नहीं दिख रहा है। तो एट अ टाइम ये बस एक बेंजीन रिंग या दो बेंजीन रिंग दिखेगा जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे तो। और यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखो तो यहाँ पे से आपके पास कंप्लीटली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड से, they will have a partial pi bond parallel. Okay, तो number of resonating structures से भी देख सकते हो और इससे भी देख सकते हो। Okay, क्वेश्चन नंबर 32 हम लोगों ने कर लिया था क्लास में, क्वेश्चन नंबर 33 भी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 34 में किसी को डाउट है? So we need to keep our eyes open कि जहाँ पे भी रेजोनेंस दिखे वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मोस्टली आप डायरेक्टली क्वेश्चन लिख करके आंसर डी करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन आपको ये समझ ए में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है और बैक बॉन्डिंग हो सकता है ऑक्सीजन के लोड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 35, कोई डाउट है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 37, ये 37 आई थिंक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 38, नहीं। ओके, लेट्स मूव ऑन देन। सो हम लोगों के पास प्रीवियस क्लास में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कर रहे थे और एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट कर रहे थे, और उस एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट में कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस किए और कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने एज अ होमवर्क देखा था, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 48 कर लिया था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 49 में किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 50 में? क्वेश्चन नंबर 51 में? फिफ्टी टू में किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, ओके। क्वेश्चन नंबर 53 में कुछ पार्ट्स हमने किए थे, कुछ पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 53 का 1, इसमें कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 हमने डिस्कस किया था, राइट। 4 में हम लोगों ने लिखा था फ्लोरीन और क्लोरीन में बॉन्डिंग कैसा होगा कार्बन के साथ। फ्लोरीन 2p से करेगा, क्लोरीन 3p से करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट में क्या बोल सकते हैं आप, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, से ऐसा डिस्कस किए थे। अच्छा चलो बहुत बढ़िया है।
ठीक है, तो कुछ नहीं है, सारा हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 का 9 नंबर एक्सप्लेन कर दीजिए। 9th नंबर ये ओके। तो 9th नंबर वाले में देखो कि अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है, क्या देखना है इसमें, एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो इसमें देखिए आपके पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, और जब अनायन बना लोगे, ठीक है, तो कहीं से भी एक अनायन बना लेते हैं कि या फर्स्ट वाले में इस ऑक्सीजन से अनायन बनेगा, ठीक है, और सेकंड वाले में इस हाइड्रोजन से अनायन बनेगा, तो ये अनायन बनेगा, यहाँ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर चला गया, यहाँ पे अनायन बनेगा, ठीक है, ये वाला वो पे नेगेटिव आ जाएगा, फाइन। तो अगर हम लोग देखें कि किसमें जो है आपका एरोमेटिक कंपाउंड बनने की संभावना है, राइट, तो पहले तो हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं, ये जो भी बॉन्ड है, ठीक है, माइनस प्लस, राइट, इसमें भी यही कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमने किया है अनायन बना लिया है, और यहाँ पे भी हमने अनायन बना लिया है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक अनायन बन गया, फिर ये माइनस प्लस और ये माइनस प्लस, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली ये वाला जो सेकंड वाला कंपाउंड है, सेकंड वाले कंपाउंड में क्या होगा कि प्लस जो है वो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, और ये पाई बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे एक, ठीक है, और एक ये बॉन्ड जो है वो ओपन हो जाएगा, तो ऑक्सीजन वाला जो एक बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ठीक है। अब अल्टीमेटली आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों में जो कंपाउंड्स है, ये दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है, 4 मेंबर रिंग, ठीक है, प्लेनर होगा, साइक्लिक है, राइट, ऑल द एटम्स आर टेकिंग पार्ट इन कॉन्जुगेशन एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑफ ऑर्डर 4n+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। तो फर्स्ट एक्स और वाई वाला जो है वो आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड बना के दे सकता है आपको, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो एक्स वाला होगा, क्योंकि एक्स वाले में जो है आपका 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऑलराइट, है ना। तो फिर इससे ही अल्टीमेटली आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट वाले में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 55, ये हम लोगों ने कर लिया था। 57, क्वेश्चन नंबर 58, ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, सो हम लोग प्रीवियस क्लास में ना ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। सो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से देयर विल बी सर्टेन अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स, और उसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर में कुछ चेंजेस आएंगे। सो व्हाई दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द ग्रुप्स अटैच्ड एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन ग्रुप। सो एज आई सेड कि आपका जो ऑर्थो पोजीशन है वो ऑर्थो पोजीशन रिलेटेड टू दैट ग्रुप, जो ग्रुप अटैच्ड है उससे रिलेटेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये ऑर्थो पोजीशन जो है फिक्स्ड है, राइट। तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में यहाँ पे एक ऑर्थो पोजीशन पे कोई अगर ग्रुप लगा हो तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट इट्स प्रॉपर्टीज, राइट। उसमें से कुछ हमने ऑर्थो इफेक्ट जो है वो टाइप्स में कन्वर्ट किया था या फिर टाइप्स में डिवाइड किया था, व्हिच इज फर्स्ट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, is the steric inhibition of protonation, and third was sometimes intramolecular hydrogen bonding. अब ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एग्जांपल है वो एग्जांपल दे सकते हो, ये वाला जो हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर आपका 5 फिफ्थ
फिफ्थ वाला इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहाँ पे आपको जो ऑर्डर आना चाहिए था वो ऑर्डर नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का भी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे होगे एनसीईआरटी में, तो उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें भी डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो कंसर्न होगा, मेन कंसर्न वो होगा एसआईआर और एसआईपी कि इनमें क्या है और इनसे क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस ग्रुप में दिखेगा आपको, एसआईआर दिखेगा आपको COH ग्रुप में NO2 में और NME2 में दिखेगा, NH2 में नहीं दिखेगा, OH में नहीं दिखेगा, ऐसे ये सब कंपैरेटिवली स्मॉलर ग्रुप्स हैं, राइट। तो ये सब कंपैरेटिवली जो है वो बड़े ग्रुप्स हैं, इनमें जो नंबर ऑफ एटम्स है दे आर मोर देन 3, राइट। सो ज्यादा ही है, 3 या 3 से ज्यादा है। अगर 3 है तो उसमें जैसे NO2 में 3 है लेकिन इसमें लोन पेयर्स की इन्वॉल्वमेंट है, राइट, और ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि अगर इन ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, तो दैट इज गोइंग टू रिपेल दिस ग्रुप, राइट। COH को ये रिपेल करेगा। अब COH को रिपेल करने से क्या हो गया कि अगर आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, तो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, carbon of COH is sp3 hybridized, sorry sp2 hybridized, right? So अगर sp2 hybridized है तो ये that is going to be in the same plane as that of benzene, जो benzene का plane होगा वही plane होगा, ठीक है। तो इसका प्लेन और इसका प्लेन जो है वो सेम है, लेकिन इस ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप लगा है उसकी वजह से इसमें रिपल्शन आएगा, और इस रिपल्शन की वजह से इसका जो प्लेन है दैट प्लेन इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। अब जब ऑर्थो ग्रुप नहीं लगा था तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि COH इज ग्रुप विच शोज -m इफेक्ट, ये जो है वो -m इफेक्ट शो करता है, ठीक है। लेकिन बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में -m शो कर रहा है, राइट। मैं COH के रेस्पेक्ट में देखें कि बेंजीन रिंग क्या शो कर रहा है COH के रेस्पेक्ट में, तो COH के रेस्पेक्ट में बेंजीन रिंग जो है वो +m शो कर रहा होगा। और इस कंडीशन पे जब ऑर्थो पोजीशन पे कुछ नहीं है, ऑलराइट, उस कंडीशन पे अगर हम लोग देखेंगे कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट कि इसमें अनायन कहाँ बनेगा। इसमें अनायन यहाँ बन रहा है, चलो अनायन बना लिए, ठीक है। इस -m को हटा देते हैं क्योंकि अब तो हम लोग बेंजीन की बात कर रहे हैं। तो यू कैन सी कि बेंजीन रिंग से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स COH, और इस इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, क्योंकि अगर सिर्फ COH होता तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, लेकिन अब उसमें इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। लेकिन जैसे ही अगर कोई ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगेगा तो इसका प्लेन चेंज हो जाएगा, और इसका प्लेन चेंज होगा तो कॉन्जुगेशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। सो द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज कि द सिस्टम मस्ट बी प्लेनर, और ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से ये जो प्लेन है वो चेंज हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉन्जुगेशन इज गोइंग टू ब्रेक, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो ओवरऑल जो हम लोगों के पास एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये कहता है कि द ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट विद दीज ग्रुप्स थ्रो दीज ग्रुप्स आउट ऑफ द प्लेन, बिकॉज of which the connection due to delocalization with benzene rings vanish. Alright, so this inhibition of resonance can be observed in some unusual behavior. Stability में आ सकता है, acidic order और basic order में आ सकता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, ये एग्जांपल देखिए, इसमें अगर आप लोग ध्यान दें कि यहाँ पे एक ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है ये ग्रुप्स, तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो ग्रुप है, प्लेन है ना, ये प्लेन चेंज हो जाएगा, और इस ग्रुप के प्लेन के चेंज होने की वजह से इसका प्लेन अगर जब जैसे ही चेंज हुआ उसका जो कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ। तो नाउ दिस इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द रिंग, सो वी
सी इट्स स्टेबिलिटी ऑर्डर की सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर देन ये है। लेकिन अगर हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अगर ऑर्थो इफेक्ट नहीं पता होता कि ऑर्थो इफेक्ट भी नाम का कोई चीज होता है, तो हम लोग ये आंसर नहीं कर पाते। ठीक है, अल्टीमेटली हम लोगों को ये लगता है कि यहाँ से जो है वो प्लस आई आ रहा है ये मिथाइल ग्रुप से, और इसका ऑर्डर जो है बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। सो यू कैन सी कि ऑर्थो इफेक्ट से जो है थोड़ा देर ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर, और उसकी वजह से जो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। ठीक है, सर इसका आगे का लास्ट पार्ट एक बार समझा दीजिए। आगे का लास्ट पार्ट मतलब मीन्स ये स्टेबिलिटी ऑर्डर एग्जांपल के इसका आगे वाला जो आप एग्जांपल समझा रहे थे उसका लास्ट पार्ट वो समझ में नहीं आया था। इसी का, अच्छा इसी के नीचे वाला ना, नहीं नहीं, इसके ऊपर जो है। अच्छा इसके ऊपर जो है ये, हाँ सर, हाँ ये वाला। इस वाले एग्जांपल में क्या नहीं समझना है, एक बार मुझे बताओ क्या नहीं समझना है। सर जब वो COOH को हम कंसीडर करें, बेंजीन को कंसीडर करें, तो COOH O में एक माइनस लग जा रहा है, वो आपका एनायन बन जा रहा है, तो उसके बाद जो उसका स्टेबिलिटी कैसे वेरी करे वो। ठीक है, हाँ तो हम यहाँ पे ना बात कर रहे थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे कि मान लो कि जब सिंपली बस COOH है, ठीक है, मान लो कि हमने कोई एक ऐसा ग्रुप ले लिया और बस COH है, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ में नीचे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इस एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कि इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे फर्स्ट और टू को, तो मैं इसके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा था। तो जब आप इसका अनायन बनाओगे, CO माइनस बनाओगे, इसका भी CO माइनस बनाओगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप बेंजीन रिंग को देखो तो बेंजीन रिंग जो है वो COH के रेस्पेक्ट में, ये सब चीजें रेस्पेक्टिव चीजें हैं, जैसे प्लस आई इज अ रेस्पेक्टिव थिंग। जैसे मान लो कि CCl बॉन्ड है, CH3 CH2 Cl बॉन्ड है, ठीक है, तो Cl में आप कह देते हो कि Cl विल शो माइनस आई, लेकिन CH3 CH2 तो प्लस आई शो कर रहा है ना। ठीक है, तो ये तो एक रेस्पेक्टिव चीजें हैं कि इट्स समथिंग लाइक कि किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया भी होगा, तो जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसको माइनस आई बोल दिया और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसको प्लस आई बोल दिया। ठीक है, तो सिमिलरली प्लस एम माइनस एम भी एक तरीके से एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में प्लस एम है, किसी के रेस्पेक्ट में माइनस एम है, राइट। तो अगर COH ग्रुप को अगर आप देखोगे तो COH ग्रुप जो है वो माइनस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन माइनस एम विद रिस्पेक्ट टू whom, with respect to which part, with respect to benzene। so benzene जो है वो आपका प्लस एम शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये अगर प्लस एम शो करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा COH को, so that is going to be a problem for CO माइनस, अनायन के लिए वो प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन अगर जैसे ही ऑर्थो इफेक्ट हो गया, तो इस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से अब जो आपका बेंजीन रिंग है वो बेंजीन रिंग कोई इफेक्ट शो, इंडक्टिव शो कर सकता है मेसोमेरिक में। ठीक है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो गया, बंद हो गया मेसोमेरिक इफेक्ट दिखना, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन ब्रेक हो गया इफेक्ट की वजह से, राइट, क्योंकि अब ये तो प्लेन में है नहीं, बेंजीन रिंग के प्लेन में, राइट। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको नहीं मिल रहा है, नीचे से अब जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा था वो इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिल रहा है, राइट, ये इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। नाउ इफ वी मे सी द स्टेबिलिटी ऑफ CO माइनस, तो किस में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसमें, फर्स्ट में कि सेकंड में, राइट। CO माइनस एम मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल, यहाँ CO माइनस बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, राइट। तो CO माइनस कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। So that is what we were talking about. I was explaining this part, right? जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। सर परंतु अगर COH का मतलब शेप CH3 से छोटा हो तभी तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, परंतु यहाँ पे तो वो नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हो, COH का साइज तो बड़ा है CH3 से, बिल्कुल बड़ा है, हाँ। परंतु सर पहले वाले एक पॉइंट में बोला था कि अगर CH3 का मतलब जो ऑर्थो पोजीशन में जो ग्रुप अटैच्ड है उसका
कई जगह बड़ा हो तो वो इफेक्ट लगेगा, तो इसमें कैसे लग रहा है? मैं वो नहीं बता था कि ये कौन से ग्रुप्स में लगेंगे, ये इन ग्रुप्स में लगेंगे। ठीक है, अगर ये ग्रुप्स प्रेजेंट है और इनके ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है तब लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई बड़ा ग्रुप होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी ग्रुप उससे कंपैरेटिव वहां पे ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे बस जो ग्रुप जिसके रेस्पेक्ट में आप ऑर्थो पोजीशन देख रहे हो ना, वो ग्रुप्स ये होने चाहिए, ये 4 होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला था जैसे ओके OH सर। में नहीं लगेगा। ठीक है, OH में नहीं लगेगा, अगर OH होता है यहाँ पे तो नहीं लगेगा ऑर्थो इफेक्ट। राइट, NH2 होगा तो नहीं यहाँ पे। राइट, कि ये ग्रुप जो है वो ये ग्रुप बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो सिमिलरली हाँ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था कि जितना ज्यादा SIR होगा उतना ज्यादा ये रेजोनेंस से ब्रेक हो जाएगा ग्रुप COH, और उतना ज्यादा इसकी एसिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बेंजीन रिंग अब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा इसको प्लस M से। सिमिलरली अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ देखोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ में हम ये बोल सकते हैं कि इसका वो क्या आना चाहिए था, इसका अगर आप NME2 के बारे में देखें तो ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बना सकता है, या फिर यूं कहें कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेटेड होगा। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ जो है कॉन्जुगेटेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका है वो SIR लग रहा है और इसका जो प्लेन है वो प्लेन चेंज हो जाएगा। NME2 का जो प्लेन है, ये प्लेन जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये प्लेन चेंज हुआ तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया between the lone pair of nitrogen and benzene ring। तो अगर lone pair का conjugation break हो गया तो इसका मतलब है कि वो 100% टाइम जो है वो नाइट्रोजन के पास ही है, वो बेंजीन रिंग में नहीं जा रहा है या डिलोकलाइज नहीं हो रहा है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगा SIR की वजह से। ठीक है, ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली हम लोग बॉन्ड लेंथ के सर हाँ बोलो सर बोल रहा हूँ कि ये तो बड़ा बड़ा ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन में एक सा ग्रुप होना चाहिए, मतलब ऐसा जो मतलब हाँ ग्रुप होना चाहिए जिसके लिए ये ऑपोजिशन शो करेगा। यही ग्रुप्स हैं जो 4 ग्रुप्स मैंने आपको बताए थे उसके रेस्पेक्ट में। और ऑर्थो में क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑर्थो में हाइड्रोजन के अलावा कुछ और होगा तो SIR लगेगा। ठीक है सर। ठीक है, या फिर आपका कोई और क्वेश्चन था? चलिए अगर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मैं फिर से दोबारा बता देता हूँ आपको ये चीज कि यहाँ पे जो ग्रुप्स प्रेजेंट है ना, ये ग्रुप COH हो सकता है, NME2 हो सकता है, ऑलराइट, ये 4 ग्रुप्स हो सकते हैं, SO3H भी हो सकता है। यहाँ पे जो ग्रुप्स है, अब यहाँ जो ग्रुप है उसके बारे में हम लोगों को जरूरत ये बिगर ग्रुप है कि नहीं है। बिगर और स्मॉलर ग्रुप क्या होता है? कुछ नहीं, ये तो एक रिलेटिव टर्म है कि भाई मैं तुझसे बड़ा हूँ, तू मेरे से छोटा है, या फिर तू मेरे से छोटा है मैं तेरे से बड़ा हूँ, ऐसे करके। तो ये रिलेटिवली अगर हम देखें कि ऑर्थो पोजीशन में जो है वो आपका हाइड्रोजन से नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन से कंपैरेटिवली एक बिगर ग्रुप चाहिए, CH3 C2H5। ठीक है, टर्शरी कार्बन अगर हुआ तो ठीक है, तो जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा उतना बेटर शो होगा। ये ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा बेटर SIR होगा। राइट, तो CH3 से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग CH SIR हो रहा है। मैंने ये नहीं बोला था कि ऑर्थो पोजीशन पे COH, NO2, NME2 और SO3H होना चाहिए। मैंने बोला था इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो वो जो हाइड्रोजन से बड़ा होना चाहिए, दैट्स इट। हाँ, जैसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देख सकते हैं हम लोग, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग में NO2 है, नाइट्रोजन और बेंजीन रिंग के बीच में जो कॉन्जुगेशन है उसकी वजह से पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। अब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमीन लग गया तो ब्रोमीन की लगने की वजह से ये जो कॉन्जुगेशन है ये कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे जो पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर है वो नलीफाई हो जाएगा या वैनिश हो जाएगा। राइट, सो यहाँ पे बस सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसीलिए इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, more towards single bond, and this is partial pi bond character. राइट, अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल में जहाँ पे हम लोगों को स्टेरिक इन्हिबिशन और बोलो बोलो बोलो। सर वो CH3 और COOH वाला जो क्वेश्चन था ना, हाँ ये वाला सर उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लग जाएगा, तो कैसे डील करेंगे? कैसे किस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगा?
मतलब सर अगर वो एक CH3 से निकला तो वो तो ऑक्सीजन अपना लोन पे तो दे देगा फिर। ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वे थोड़ी होता है। हाइड्रोजन सर हो बॉन्डिंग, जाएगा, एक बार क्लियर कर दीजिए ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी हो सकता है जब हाइड्रोजन जो है वो नॉफ के साथ लगा हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके साथ शो होगा, उस हाइड्रोजन के साथ शो होगा। वो हाइड्रोजन, दो कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। पहला कि हाइड्रोजन लगा होना चाहिए नॉफ के साथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ, और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ ही अट्रैक्शन शो कर सकता है। हाँ सर। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया कंडीशन। मेरा कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो, इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं, ऐसे हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, कार्बन के साथ नहीं, किसी और एटम के साथ नहीं। साथ में ये जिसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे वो नॉफ में से ही कोई होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन हो सकता है। ये इन्हीं के साथ अट्रैक्शन शो करेगा। ठीक है, ओके सर। ओके, चलो। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन का। तो ये दिस इज सेकंड टाइप ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। ये ऑर्थो इफेक्ट जो है वो NH2 में लग सकता है, ऐसा ऑर्थो इफेक्ट व्हिच इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ऑलराइट, तो जैसे ही आपके पास कुछ ऐसा ग्रुप्स आए जो कि NH2 के पोजीशन पे लगा हो, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे लगे होने की वजह से क्या होगा कि इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है, उसके बेसिक स्ट्रेंथ में थोड़ा अनयूजुअल बिहेवियर आएगा। रीजन बीइंग इज कि मान लेते हैं कि NH2 जो लगा है ये एनिलीन, और ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है। सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में आप लोग ये देख सकते हो कि मान लेते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग जज कर रहे हैं या बेसिक कैरेक्टर देख रहे हैं, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में प्लस आकर के लगता है, तो इसका साइज जो है वो इंक्रीज, NH2 से इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो गया। अब इस इंक्रीजिंग से रिपल्शन यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे है, तो राइट, सो इसका स्टेटमेंट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल ऑफ HNH, steric hindrance increases in orthogonality, right? Thus conjugate acid becomes less stable and protonation is inhibited. This effect is known as of protonation. So यहाँ पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने की वजह से इनका जो रिपल्शन है, ये रिपल्शन बढ़ गया है। ठीक है, और इन रिपल्शन की बढ़ने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम। दैट मींस अगर कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी कम हो जाए तो इसका मतलब कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो उसका कम हो गया है। तो its basic strength is actually affected because of steric inhibition of protonation, right? For example, अगर हम लोग देखें कि एनिलीन का ही ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मेटा सब्स्टिट्यूटेड और पैरा सब्स्टिट्यूटेड और सिंपली एनिलीन के अगर रिस्पेक्ट में हम लोग देखें तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि NH2 और इसके ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे SIP होगा, इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है, और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन की वजह से ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे और मेटा पोजीशन पे NO2 लगा है और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 लगा है। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ आता है वो एनिलीन का आता है, सबसे ज्यादा बेसिक एनिलीन है। और फिर नेक्स्ट है इसमें मेटा ग्रुप में, क्योंकि मेटा ग्रुप में आपका NO2 जो है वो -I शो कर रहा है। ठीक है, फिर पैरा ग्रुप में -M शो कर रहा है और -I शो कर रहा है। जो है फर्स्ट वाले में ये SIP शो कर रहा है। ठीक है, अब SIP की वजह से क्या हो गया कि इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है, वो सबसे लीस्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या क्या कॉन्सेप्ट है? बोलो, कहीं डाउट है तो बताइए। हाँ सर, वो SIP वाला फिर से बता दीजिए। SIP में देखिए क्या हो रहा है, सिंपल देखते हैं कि SIP क्या है। SIP एक ऐसी चीज है कि दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। उसके नाम में ही सारा मतलब छिपा हुआ है।
स्टेरिक फैक्टर की वजह से प्रोटोनेशन इनहिबिट हो गया, मतलब रुक गया, प्रोटोनेशन होना चाहिए था। जब हम बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर फॉर लुईस बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। लुईस बेस का जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी है लोन पेयर डोनेट करने का। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग देख रहे हैं तो लोन पेयर डोनेट करवा के देख लेते हैं, राइट। तो एनिलीन में अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में अगर हम लोगों ने देखा फॉर एग्जांपल, तो इसमें अगर हम प्रोटोनेशन करवा देते हैं तो प्रोटोनेशन की वजह से इसका साइज इंक्रीज हो जाता है और बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से इसमें रिपल्शन आएगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है तो इस रिपल्शन की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ज्यादातर ये जो रिएक्शन है, ये भाई क्या है टेंडेंसी की, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन इस रिवर्सिबल रिएक्शन की टेंडेंसी होगी कि ज्यादातर ये बैकवर्ड आएगा ना कि फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड जाने पर ये इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड जाने पर आपका स्टेबिलिटी जो है इसकी डिक्रीज हो रही है, राइट। तो इसका ये मतलब है कि एनिलीन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बेसिक स्ट्रेंथ कम है, राइट, क्योंकि वो प्रोटोनेशन शो नहीं कर सकता या फिर लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, राइट। बेस का तो पूरे का पूरा एक ही काम है ना, बेस का काम है बस कि लोन पेयर डोनेट करिए या फिर OH माइनस दीजिए, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो ये अब दोनों में से कोई काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया, जो कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। SIP की वजह से ये लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। इसी के कुछ एप्लीकेशंस देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइपो है ना, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, इसमें आप जो है वो OH ही लीजिए, यहाँ पे भी OH लीजिए, CH3 मत लीजिए। सर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सॉरी बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ना। SIR की वजह से क्या हो रहा है कि एसिडिक हाँ सर ऑप्शन ऑप्शन बी, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखिए ओवरऑल आप लोग ऐसा देख सकते हो कि SIR की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है और SIP की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो SIP की वजह से क्या हुआ कि आपका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ होगा। इसका मतलब है कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो कॉन्सेप्चुअली लगा लेना, सही हो जाएगा, एक बस स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वाले में आते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में आप अपने एंड से ना स्क्रॉल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो स्क्रीन को स्क्रॉल करोगे तो नीचे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ये मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। फर्स्ट वाला ऑर्डर करेक्ट है क्या? हाँ सर, हाँ सर करेक्ट है, हाँ सर करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट वाला बताइए, ऑप्शन बी बेसिक स्ट्रेंथ ना। और बेसिक स्ट्रेंथ में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इनकरेक्ट है, इसमें क्या लगाएंगे, SIR लगाएंगे कि SIP लगाएंगे? SIP, SIP लगाएंगे। लगाएंगे क्योंकि NH2 है, राइट, NH2 हाँ। में SIR नहीं लगेगा, ठीक है। तो SIP लगा करके देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सर। सेकंड वाला ज्यादा होना चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा था कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो है वो लीस्ट बेसिक होता है। हाँ, नेक्स्ट पे आ जाते हैं ऑप्शन सी में। से ये वाला भी इनकरेक्ट, ये वाला भी इनकरेक्ट है, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, सही है। बी इनकरेक्ट करेक्ट है सर। करेक्ट।
सर वो टी ब्यू और टर्शियरी ब्यूटाइल है। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्शियरी 4 कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। हाँ से तो थर्ड लास्ट वाला सही है या गलत है? करेक्ट गलत स्टेटमेंट सही है सर। सर। सही। देखा भी था हम लोगों ने, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। ये भी जो है आपका वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है, ये मल्टीपल चॉइस हो सकता है। फर्स्ट वाला करेक्ट है, ए ऑप्शन। हाँ सर करेक्ट हाँ हाँ सर है। करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट है। है। ज्यादा रेजोनेंस मतलब मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इसलिए करेक्ट। सेकंड वाला बताइए। हाँ सर करेक्ट हाँ है। सर करेक्ट है, ये भी करेक्ट करेक्ट है है। सर। हाँ सर करेक्ट। ऑप्शन सी। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। करेक्ट है सर। करेक्ट है सर। ठीक है, तो मैं एक चीज इसमें कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। जब भी आप कार्बन पे नेगेटिव देखते हो या और ऑक्सीजन पे नेगेटिव देखते हो ना, तो कंसिडर करिए कि कार्बन चूहा है, ठीक है। कार्बन इज जेरी, टॉम एंड जेरी है, जेरी है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो हाथी है, ठीक है। और जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है दे आर बर्डन फॉर देम। ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है वो काफी अच्छे तरीके से बेयर कर सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव होना और एक कार्बन पे नेगेटिव होना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होना ज्यादा बेटर है। सिमिलरली एक कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, कितने भी कार्बन हो, उस पर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन, तो वो हमेशा ही अनस्टेबल होगा ओ नेगेटिव से, ठीक है। द रीजन बीइंग इज कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है, और वो इतना ज्यादा है कि कार्बन से बहुत ही ज्यादा है। मतलब अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अगर आप वैल्यू देखोगे ऑक्सीजन के लिए, तो दैट इज अराउंड 3.6 और 3.5 या 3.8 के आसपास है पॉलिंग स्केल में। और कार्बन का देखो तो दैट इज 2.4 के आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट इज अ वेरी हाई, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे जहां पे भी आप नेगेटिव देखो ना, तो वो हमेशा ही स्टेबल होगा कार्बन से, क्योंकि आपको यहाँ पे लग रहा है कि ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है इसीलिए ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट। OH माइनस इज मोर स्टेबल। ऑप्शन डी बताइए। सही है सर। सही है सर। सही है सर। यहाँ पे ये वाला इज मोर स्टेबल देन, क्यों क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जा रहा डीलोकलाइज्ड होगा। डीलोकलाइज। है? यहाँ पे हाँ यहाँ पे होगा, लेकिन सर यहाँ पे ज्यादा होगा तो। सर वहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा है, यहाँ पे फिर से वही स्टेटमेंट बता रहा हूँ। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डज नॉट मीन दैट इट विल हैव मोर रेजोनेंस, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डज नॉट मीन इट विल बी मोर स्टेबल। इट इज समथिंग लाइक कि जो हमने स्टेटमेंट देखा था कि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में कौन ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, तो साइक्लोहेक्सेन आया था, नॉट बेंजीन, राइट। सो अल्टीमेटली हमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से कभी-कभी हमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अलावा कुछ और भी देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो आपका कंपेरेबल नहीं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। जब कंपेरेबल रहेगा तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। जैसे हम लोगों के पास वो एग्जांपल था 5 मेंबर रिंग में, तो 2 पाई बॉन्ड जो अभी मैच द कॉलम कर रहे थे, और एक ओपन चेन में 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। एक साइक्लोपेंटेन डाइन था, है ना, और एक आपका ब्यूटाडाइन था। ऐसे एग्जांपल्स हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। लेकिन ऐसे एग्जांपल्स में ना आपको बस देखना पड़ेगा कि किस कहाँ पे चार्ज जा रहा है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन चार्ज उठा रहा है और 3 कार्बन मिलकर चार्ज उठा रहे हैं, ठीक है। मतलब एक हाथी है और 3 चूहा है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाथी है। तो अगर मैं 50 किलो का वेट दूं तो कौन बेटर उठाएगा, या एक हाथी 3 चूहा? दोनों हाथी मिलके। दोनों हाथी में, तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा सी और डी, ठीक है। हमें इनकरेक्ट चूज करना था, तो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट वाले में आते हैं। तो ये पार्ट आप लोगों को
समझ में आ गया? द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबिलिटी रिलेटेड तभी है जब दोनों कंपाउंड का नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कंपेरेबल हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रेजोनेंस शो ही नहीं कर रहा और एक रेजोनेंस शो कर रहा है और हम लोग जो है इस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं कि रेजोनेंस शो कौन कर रहा है। ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों रेजोनेंस शो कर रहे हैं, आप आराम से कंपेयर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? डी। तो डी होगा। डी सर। कॉन्जुगेटेड नहीं है बेंजीन से ऑब्वियसली। नंबर 64 सर डी। डी होगा, डी। डी हो जाएगा, क्यों डी क्यों हाँ। होगा? सर NMe2 यहाँ पे तो SiR हो रहा ऐसा ही यार हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर अगर हम लोग उसमें प्रोटोनेशन करवा दें, ठीक है, मैं मान गया SiR लग रहा है। ठीक है, SiR लगने के बाद क्या हुआ, प्लेन से अलग अपोजिट चला गया, मतलब प्लेन से हट गया, ये NMe2 जो है वो चला गया। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, जब हम लोग प्रोटोनेशन कराएंगे तो प्रोटोनेशन आराम से हो जाएगा, राइट? है ना? लेकिन अब अगर बी और डी में कंपेयर करो तो फिर कैसे करेंगे बी और डी में कंपेयर? क्योंकि डी में तो जो आपका है -I ग्रुप्स लगे हुए हैं। हाँ, और यहाँ पे जो है, ठीक है, तो बी ज्यादा होगा। बी ज्यादा होगा, क्यों? तो वहाँ पे डी में -I लग रहा है और बी में मतलब कोई इफेक्ट नहीं है, तो सिर्फ डीलोकलाइजेशन होगा। डीलोकलाइज हो रहा है ना, लोन पे तो डीलोकलाइज हो रहा है बी में नहीं। सर डी ज्यादा होगा। डी ज्यादा होगा, हाँ डी ज्यादा होगा। चल, इसमें ऊपर मैं आना चाहूंगा एक बार कि इसमें जो आपका एग्जांपल मैंने दिया है वो एग्जांपल में क्या बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, इस लोग जो है वो SiR लगा रहे हैं। ठीक है, SiR के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, 65। सर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन बी में हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि पहले सबसे ज्यादा बेसिक तो हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कॉन्जुगेटेड नहीं है बेंजीन रिंग के साथ, राइट? और फिर उसके बाद फिर उसके बाद ऑप्शन 1 मतलब फर्स्ट वाला कंपाउंड होगा। फिर देन थर्ड और फोर्थ में बेसिक आइडिया है इसके थर्ड और फोर्थ में कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि थर्ड में तो आपका जो है वो SiP लग रहा है और फोर्थ में जो है आपका नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, तो इन दोनों में किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? अगर इन दोनों में अगर प्रायोरिटी देखना है तो इन दोनों में ऐसा प्रायोरिटी देखो कि नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ कॉन्जुगेटेड नहीं है। ठीक है, तो थर्ड वाले में जो है वो आपका कॉन्जुगेटेड नहीं होगा नाइट्रोजन का लोन पेयर, लेकिन फोर्थ वाले में कॉन्जुगेटेड होगा। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन में भी प्रेजेंट है।
ठीक है, क्योंकि जब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा होगा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज में दिखेगा। तो जब आपका H+ आएगा, इनकमिंग H+ जब आप प्रोटोनेट कर रहे होगे तो वो H+ को वो लोन पेयर ढूंढने में मुश्किल होगी। फोर्थ वाले की बात कर रहा हूँ मैं, फोर्थ में लोन पेयर ढूंढने की मुश्किल होगी जब H+ आएगा ना अटैक करने के लिए, तो वो लोन पेयर उसको मिलेगा ही नहीं, ना नाइट्रोजन में मिल रहा है, ऑक्सीजन में मिल रहा है, कभी कभी नाइट्रोजन में मिल रहा है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम प्रोटोनेशन करें थर्ड वाले का, तो थर्ड वाले का प्रोटोनेशन करते वक्त सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन में ही मिलेगा आपको जो ये है लोन पेयर है, क्योंकि उसमें जो है आपका SiP लग रहा है और SiP की वजह से जो है आप ये कह सकते हो कि प्रोटोनेशन इज इनहिबिटेड। लेकिन हाँ, सो यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी आप लोग देख सकते हो, अवेलेबिलिटी की बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है, बिकॉज मतलब आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू कि क्वेश्चन नंबर 64 में आई गेस कि बी और डी में से मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन हाँ एक बार मैं उसको देखूंगा, थॉट लेट मी गिव इट सम थॉट। ठीक है, लेट मी सर्च सर्टेन लिटरेचर्स, उसके बाद मैं देख करके आपको आंसर बताऊं। ठीक है, तो मैं 64 का भी आंसर कुछ नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत जो है वो इसमें देखना पड़ेगा लिटरेचर क्या है, क्योंकि काफी मार्जिनल ऑप्शंस है, बी और डी में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको अपना एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, कि वो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेटेड होगा। ठीक है, और यहाँ पे SIR की वजह से जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कॉन्जुगेटेड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे SiP भी हमें लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें प्रोटोनेशन करोगे तो ऑर्थो इफेक्ट जो है वो लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे जो ये सब ग्रुप्स है ना, ये सब ग्रुप जो है नाइट्रोजन जब प्रोटोनेट हो जाएगा तो उस टाइम पे उसके साथ जो है रिपल्शन शो कर सकता है। ठीक है, तो लेट मी सी कि 64 में क्या होना चाहिए। एक बार मैं देख लूंगा इनका पीके वैल्यू या पीकेवी वैल्यू, उसके हिसाब से मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए रहने दो 64, नेक्स्ट क्लास में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन में। हाइपर कॉन्जुगेशन इज व्हाट, सो आपके पास जो हाइपर कॉन्जुगेशन है दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्जुगेशन शो करेंगे। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा p कॉन्जुगेशन। ठीक है, सिग्मा और p z ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन H+ है, ये H+ जो है वो निकल गया, C पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट हो गया, और ये H+ अभी भी यही है। H+ का जो पोजीशन है वो पोजीशन हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि एटम का जो अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एटॉमिक अरेंजमेंट हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन। So what we call it hyperconjugation. Hyperconjugation is delocalization of sigma electron pair of a carbon hydrogen bond due to overlapping of sp3s hybrid orbital with adjacent pz orbital. ठीक है, sp3s, जैसे कि ये एग्जांपल देखिए। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि कार्बन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है pz और हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इसके बगल के कार्बन में आपके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम आप प्लॉट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, कि आपके पास कार्बन है sp3, हाइड्रोजन का s, तो दिस इज sp3s हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है यहाँ पे वेकेंट p के साथ। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आपका कुछ इस तरीके से डीलोकलाइजेशन जो है वो शो करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग देखें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन एल्कीन। ठीक है, पाई बॉन्ड होगा तो अल्काइल, कार्बोकेटायन में पॉसिबल है, फ्री रेडिकल में भी पॉसिबल है और फिनाइल रिंग में भी पॉसिबल है। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कार्बन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट ऑफ ऑल एक sp3 कार्बन होता है, तो एक sp3 कार्बन जो एक sp2 कार्बन के बगल में प्रेजेंट है। ठीक है, सो अल्फा कार्बन इज sp3 कार्बन प्रेजेंट एट एडजेसेंट टू sp2 कार्बन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, इसके जस्ट एडजेसेंट में एक sp3 कार्बन है जिसको हम लोग अल्फा पोजीशन कह रहे हैं, ये एक अल्फा पोजीशन है। सिमिलरली ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके जस्ट बगल में sp3 कार्बन है, उसको अल्फा पोजीशन कह रहे हैं। इसमें CH2 डॉट है, CH2 डॉट एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके जस्ट बगल में sp3 कार्बन है, उसको अल्फा पोजीशन बोल रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे बेंजीन रिंग में भी ये इसका एक अल्फा पोजीशन है। तो अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है,
में भी कुछ ऐसा ही हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो सकता है कि आपका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कनेक्टेड है एक दूसरे से, और इस कनेक्शन के बाद जो बगल में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसकी वजह से एक होगा। ठीक है, अल्टा कर रहे हैं कि आप लोग देखो कि कार्बोकेटायन क्या है, कार्बोकेटायन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है। वेकेंट p ऑर्बिटल जो है वो हमेशा चाहेगा कि स्टेबलाइज हो जाए या इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसको, क्योंकि कार्बन जो है उसके पास कार्बोकेटायन जो है उसका ऑक्टेट जो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, पाई बॉन्ड कुछ ऐसा ही होता है कि पाई बॉन्ड्स की अगर आप बात करें तो ये जो p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा ना, ऑर्बिटल्स एक्चुअली हैं क्या? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स आर व्हाट, इट्स लाइक अ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पाथ है। तो ये p हमेशा p ऑर्बिटल ऐसा ही क्यों रहता है? p ऑर्बिटल मुड़ा हुआ क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है p ऑर्बिटल? ठीक है, तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज कि क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का आपको डेंसिटी बता रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, तो these two lobes must be present at a maximum angle or a maximum distance। तो एक ऐसा डिस्टेंस में प्रेजेंट है ये ऑर्बिटल्स कि ये 180 डिग्री में एक दूसरे से कनेक्टेड है, 180 डिग्री। ठीक है, जैसे ही ये बेंड हो आपस में, तो बेंड होने के बाद क्या हो जाएगा, रिपल्शन। अगर ये p ऑर्बिटल ऐसा रहता तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन रहता और इसकी वजह से इसका जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाता। इसलिए p ऑर्बिटल जो है वो हमेशा ऐसा रहना चाहिए। लेकिन पाई बॉन्ड में क्या हो रहा है कि ये p ऑर्बिटल जो है ना वो मुड़ जा रहे हैं, बेंड हो जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे तरीके से पाई ऑर्बिटल बनेगा कि ये आपस में कनेक्ट होगा। ठीक है, यही होता है पाई बॉन्ड, द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल, जैसे साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल। अब इसकी वजह से क्या हुआ, रिपल्शन जो है वो इंक्रीज हो गया है। राइट, अब इस रिपल्शन को ही डिक्रीज करने के लिए जो है कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा है मॉलिक्यूल, सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, सिमिलरली कार्बन फ्री रेडिकल में भी वही हो रहा है और बेंजीन रिंग में भी, बेंजीन रिंग में भी अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन की वजह से भी स्टेबिलिटी जो है वो ढूंढ रही है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को खुलने का जहां पे भी मौका मिलेगा वो ओपन होगा। ठीक है, बट द थिंग इज कि कहां पे दिखा है, कहां पे नहीं दिखा है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। So hyper conjugation is one of the effect जहाँ पे आपका पाई बॉन्ड जो है वो ओपन हो सकता है। तो इट इज अ वन टाइप ऑफ अ डीलोकलाइजेशन, लेकिन ये डीलोकलाइजेशन पाई डीलोकलाइजेशन नहीं है, या वेकेंट ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल डीलोकलाइजेशन नहीं है, या पाई ऑर्बिटल लोन पेयर डीलोकलाइजेशन नहीं है। रादर इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन जहाँ पे आपके पास एक हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल या फिर एक सिग्मा p ऑर्बिटल आपका जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है एक pz ऑर्बिटल के साथ। तो इनमें दोनों आप ये कह सकते हो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है। राइट, इसमें से ये आपका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अगर आप sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देख रहे हो तो। राइट, तो ये this is nothing but this is a delocalization in which we can see a delocalization of sigma electron with pz orbital। ठीक है, तो सिग्मा p delocalization भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट देखें, अगर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें इसमें, तो इसमें आप एनालाइज ये कर सकते हो कि फर्स्ट हाइड्रोजन जो है वो मूव नहीं किया है, इसका पोजीशन हम लोगों ने चेंज नहीं किया बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ एटम शुड नॉट चेंज। राइट, सेकेंडली यू कैन सी कि द पाई बॉन्ड का डिफरेंट। राइट, सो नाउ वी कैन से दैट द पाई बॉन्ड जो है या फिर जो p ऑर्बिटल होंगे जिन्होंने पाई बॉन्ड में पार्ट लिया होगा वो थोड़े स्टेबलाइज हुए होंगे, क्योंकि उनके पास मूव करने का जो है वो पोजीशन ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा जगह मूव कर सकते। ठीक है, and presence of alpha hydrogen is must। ठीक है, alpha hydrogen वो जरूरी है। and the next and the important part is कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पुश किया जा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, कहाँ का इलेक्ट्रॉन गया नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, ये इलेक्ट्रॉन गया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ये इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है। Right. So hyper pushing electrons away from itself. Right. So it will be electron donating. It will have an electron donating tendency, hyper conjugation। ठीक है, आपके पैकेज में आप एक बार देखना, आई थिंक आपके साथ कोड शेयर कर दिया है मैंने, पैकेज का कोड। सर पैकेज का कोड कुछ आया है सर। हाँ,
ठीक है, उसमें देखिएगा उसमें आई थिंक कि जीओसी है, शायद नहीं था, मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, अभी अपडेट हुआ हो तो आई डोंट नो। अगर आपके पास जीओसी और उसमें जीओसी और ये हाइड्रोकार्बन नहीं था, ठीक है, तो जब मैंने चेक किया था, मैंने चेक नहीं किया अभी हाल फिलहाल में, अगर अपडेट हुआ होगा तो ठीक है, अगर अपडेट नहीं हुआ होगा तो आप अपने एंड से भी ना एक मेल कर सकते हो, ठीक है, उसमें एक मेल आईडी दिया होगा, तो मेल आईडी आप मेल कर दीजिए उनको कि इसमें ये दो तीन चैप्टर्स नहीं है, वो ऐड कर देंगे अपडेट करके, ठीक है। सो सर जो पैकेज का रूल है वो कौन सा पैकेज का लगा, 12 या हाँ 12th का ही ले, 12th के लिए करना आप लोग, 12th का ही पैकेज। राइट, तो हाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से की वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पुश किया जा रहा है इन द चेन अवे फ्रॉम इटसेल्फ, राइट। तो द स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बने हैं हमारे पास, कौन से स्ट्रक्चर बने हैं आपके पास, जो ये स्ट्रक्चर बना है और ये स्ट्रक्चर बना है, these structures are known as hyperconjugative structures, alright, और hyperconjugation is actually better in CH3 than CD3, तो it means that कि hyperconjugation जो है वो आपका आइसोटोपिक इफेक्ट दिखाता है। आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब होता है कि जब आप बॉन्ड का नेचर चेंज कर दो, मतलब मोस्टली हम क्या करते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन की जगह कार्बन ड्यूटेरियम यूज कर लिया और उसके बाद फिर रेट ऑफ द रिएक्शन देख लिया, ठीक है, कि रेट क्या है इस रिएक्शन का। तो अगर रेट में कोई चेंजेस आएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये आइसोटोपिक इफेक्ट दिखाता है। सिमिलरली हाइपर कॉन्जुगेशन भी आइसोटोपिक इफेक्ट दिखा रहा है, बिकॉज CH3 और CD3 का जो हाइपर कॉन्जुगेशन करने की टेंडेंसी है, उसमें CH3 का बेटर हाइपर कॉन्जुगेशन करने की टेंडेंसी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, बट इट इज ट्रू फॉर ओपन चेन। जैसे ही क्लोज चेन हुआ तो आप लोगों को फिर ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। अगर बेंजीन की बात करें या फिर टॉलिन की बात करें, तो टॉलिन के लिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 नहीं होगा, ये फॉर्मूला में फिट नहीं होता है, ठीक है। तो ओपन चेन के लिए दिस इज वैलिड, बट दिस इज नॉट वैलिड फॉर क्लोज चेन। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो जैसे कि मैं इस ओपन चेन के बारे में बात करूं, तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव भी टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 व्हिच इज 3 + 1, तो 4 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पार्ट ले रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन में। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो दो बचे हुए हाइड्रोजन है वो भी ले, ठीक है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। सो अल्टीमेटली यू हैव टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर विल बी 4, ठीक है। आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव, तो आप यहाँ पे इसको ऐड अप करेंगे, 1 2 2, ठीक है। अगर ये इस हाइड्रोजन से निकलता है तो 3, और तीसरे हाइड्रोजन से निकलता है 4, तो टोटल 4 हो गया। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कंट्रीब्यूटिंग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि इस स्ट्रक्चर को छोड़ के, जो स्ट्रक्चर आपको गिवन है, उस गिवन स्ट्रक्चर को छोड़ के कितने स्ट्रक्चर हैं आपके पास, तो दैट इज राइट। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग ये कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है, तो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो काउंट आउट द टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कि अगर हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं, तो इस एग्जांपल में देखिए कि फर्स्ट वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, ऑलराइट, अल्फा बीटा गामा ऐसा चलता जाएगा। तो दिस इज अल्फा पोजीशन, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। फर्स्ट देन यहाँ पे अगर आप आ जाते हो तो यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अगर आप आ जाते हो तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन सी कि इसका स्टेबिलिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। सो इंडक्टिव इफेक्ट से देखते अगर आंसर इसका, तो इंडक्टिव इफेक्ट से कुछ और आ रहा होता आंसर, राइट। So since now we know hyperconjugation, since we know mesomeric effect and we also know inductive effect, तो first of all आप किसको प्रायोरिटी दोगे, आप रेजोनेंस को प्रायोरिटी दोगे, देन रेजोनेंस के बाद आप प्रायोरिटी दोगे हाइपर कॉन्जुगेशन को, एंड देन उसके बाद फिर इंडक्टिव इफेक्ट को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। अगर आपके पास रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट से आंसर नहीं आ रहा तो देन गो टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर नहीं आ रहा तो देन यू मस्ट गो टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। मैंने ये जो ऑर्डर बताया है ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं है, तो डायरेक्टली अप्लाई मत कीजिए कि यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है वो ज्यादा बेसिक होगा या ज्यादा एसिडिक होगा, जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है वो कम एसिडिक होगा, और जहाँ पे इंडक्टिव लग रहा है वो सबसे कम होगा। ये एसिडिक और बेसिक का स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं है,
आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का एफिशिएंसी का ऑर्डर है कि कौन सबसे ज्यादा एफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर सकता है। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा बेटर अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर सकता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्प्लेस कर सकता है, देन आफ्टर दैट जो है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्प्लेस कर सकता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से जो है आप देख सकते हो, काउंट कर कर देख सकते हो, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 है, then it increases to 6, then to 9, then to 12, so ultimately 2 जिसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। इसको हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को हम लोग और तरीके से भी देख सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डेल्टा एच कंबशन से भी देख सकते हैं, डेल्टा एच हाइड्रोजन से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एच कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कैसे बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा एल्कीन, वो नहीं चाहेगा कि ऑक्सीडाइज हो। ठीक है, कंबशन इज एक्चुअली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। so this means that the combustion of carbon is actually an oxidation। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी मॉलिक्यूल अगर स्टेबल होता है तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स स्टेट। वो स्टेबल स्टेट से कोई और स्टेट में क्यों जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, राइट। तो स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगी तो डेल्टा एच कॉम्बशन जो है उसका उतना कम होगा। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन भी देख सकते हैं, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन भी उतना उसका कम होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर है। और हाँ, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। 69 में बताइए कि विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। सर बी वाला। सर बी, सर बी। ए होगा सर। ए होगा ना, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे ना। अब तो हम लोगों को सब आता है। ठीक है, अब सब चीज पढ़ लिया, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में चले जाइए, हाइपर कॉन्जुगेशन से हम लोग अब देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट वाले ज्यादा स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 70 बताइए। सर डी। सर डी वाला, डी वाला। डी सर। डी। D. In which of the following case maximum electron density on phenyl ring? तो फर्स्ट वाला बताइए कि फर्स्ट वाला क्या आपका ये फर्स्ट वाला जो है, 1 सेकंड सर ए होगा। हाँ, ए होगा। फर्स्ट वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा है। अल्फा हाइड्रोजन है फर्स्ट वाले में, दूसरे वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। तो अब अपने दिमाग से इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे निकालना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको यही ऑर्डर में देखना पड़ेगा कि पहले रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, उसके बाद अगर रेजोनेंस नहीं है तो फिर देन गो टू हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तो देन गो टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो दैट विल बी। अब जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जो आपका पैकेज होगा उस पैकेज से, अगर आपके पास पैकेज नहीं है तो डू काइंडली इंडिविजुअली मैसेज मी, तो मैं हो सकता है कि एक स्नैपशॉट आपको जो है वो फॉरवर्ड कर दूं। अब क्योंकि अभी आपके पास जो पैकेज जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आई गेस कि मेरे पास पैकेज है लेकिन दैट बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर। कोई चेंज आया होगा तो प्लीज डोंट ब्लेम मी फॉर दैट, मुझे गाली मत देना, क्योंकि वो पिछले साल का मेरे पास भी है, नए साल नया पैकेज मेरे पास भी नहीं है। सो जो भी पैकेज होगा प्रीवियस ईयर का वो मैं आपको एक स्नैपशॉट भेज दूंगा आपके पास। तो आप सर और एक बार आप कोड सेंड कर दीजिए ना। ठीक है, मैं एक बार कोड भी सेंड कर दूंगा आप लोगों को आज, अभी नोट्स जब हम लोग सेंड करेंगे उसके बाद मैं कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन डाटा चाहिए तो इसके लिए भी मुझे बोल सकते हो कि कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो I can give you a snapshot of some books, or rather than I can give you some assignments। ठीक है, तो consider this to be an assignment। ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये जो अभी क्वेश्चन
कंसीडर टू बी एन असाइनमेंट, ठीक है, तो ये आपके लिए असाइनमेंट ही है एक तरीके से। ठीक है, ये चैप्टर खत्म करने से पहले मैं कुछ जो है मिसलेनियस चीजें खत्म कर लेते हैं पहले, उसके बाद ये चैप्टर जो है दैट इज ओवर, राइट। सो ये मैंने जैसे आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का जो एफिशिएंसी का ऑर्डर है, एफिशिएंसी का ऑर्डर हमेशा यही होगा कि रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। इसका मतलब है कि रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनका एफिशिएंसी बेटर होगा एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, एज कंपेयर टू इंडक्टिव। There is one more concept which is dancing resonance. I think कि बहुत ही कम बुक्स में मिलेंगे आपको, देसी बुक्स में मिलेंगे जो इंडियन ऑथर्स होंगे उनके कहीं कहीं भी मिलेगा, कहीं कहीं नहीं भी मिलेगा, बट I guess कि this is not termed as dancing resonance. This is simply conjugation, ठीक है। और as a matter of fact resonance जो word है, that resonance word अगर आप फॉरेन ऑथर्स के बुक्स पढ़ोगे जैसे क्लेडन या फिर पीटर साइक्स पढ़ोगे तो उन बुक्स में जो रेजोनेंस का वर्ड है वो कहीं यूज नहीं करते, दे एक्चुअली यूज डीलोकलाइजेशन और कॉन्जुगेशन फॉर दैट, ठीक है। तो देयर इज नो सच वर्ड एज, ठीक है। तो इसमें भी डांसिंग रेजोनेंस जो नाम है दैट इज आई थिंक कि वो देसी नाम है। इसमें क्या हो रहा है कि साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन में ये देखा जाता है, ठीक है। साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन में ऐसा टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन होता है कि सिग्मा और वेकेंट पी ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन है, ठीक है। और इसमें ऐसा कॉन्जुगेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि साइक्लोप्रोपेन का जब आप बॉन्ड एंगल देखो तो दैट इज 60 डिग्री, राइट। और अगर हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल का रिलेशन देखेंगे तो कैरेक्टर देखिए जैसे एसपी में 180 डिग्री, परसेंटेज एस कैरेक्टर 50%, ठीक है। sp2 120 डिग्री, परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.33%, sp3 25% एस कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। तो यू कैन सी कि परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग तो परसेंटेज बॉन्ड वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड जो है नहीं, बॉन्ड एंगल भी आपका डिक्रीज होगा, ठीक है, अल्टीमेटली। तो यहाँ पर भी जो एसपी जो आपको दिख रहा है 60 डिग्री का जो बॉन्ड है साइक्लोप्रोपेन में, 60 डिग्री का बॉन्ड, तो 60 डिग्री का बॉन्ड क्यों होगा, कैसे होगा, लेकिन इसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 कैसे हो सकता है 60 डिग्री पे। अब क्योंकि इसका एक ज्योमेट्रिकल क्या बोल सकते हैं हम लोग लिमिटेशन है, दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ इट्स ज्योमेट्री, इसको 60 डिग्री में ही रहना पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट इट्स परसेंटेज एस कैरेक्टर इज वेरी लेस, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर वो, और ये जो परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज जितना भी डिक्रीज हुआ होगा ये एक्सटर्नल CH बॉन्ड में चला जाएगा, ठीक है। तो इन बॉन्ड्स में परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि आपको बॉन्ड एंगल जो है वो 60 डिग्री रखना है, ठीक है। और इन बॉन्ड्स में परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ा दिया गया है क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो परसेंटेज पी कैरेक्टर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा तो परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ना चाहिए, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली हमको 100% चाहिए, राइट, कि अगर एस कैरेक्टर 25% है तो पी कैरेक्टर आपका 75% होगा, एस कैरेक्टर 10% है तो पी कैरेक्टर 90% होगा, ठीक है। इसके हिसाब से अगर पी कैरेक्टर इंक्रीज हो गया ना तो ये कॉन्जुगेशन जो आपका एक तरीके से पी ऑर्बिटल ही है, ऑलमोस्ट 90% पी 10% एस, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको ये दैट इज एक्चुअली पी ऑर्बिटल, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन it actually shows a type of a conjugation which will increase the stability of cyclopropyl carbocation, ठीक है। and the stability of the carbocation is almost equals to phenyl carbocation, इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि फिनाइल कार्बोकेटायन के इक्वल होता है इसके स्टेबिलिटी, राइट, जो कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 79 में भी दिख सकता है। तो आप लोग एक बार घर पे ट्राई करने की कोशिश करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, टेक इट एज योर असाइनमेंट, एक्सरसाइज कर सकते हैं आप लोग, अगर पैकेज आप लोगों को मिलता है, अगर पैकेज नहीं है तो डू मैसेज मी, आपको स्नैपशॉट से सेंड कर दूंगा पैकेज का, ठीक है। ये आप लोग एक बार घर पे, ठीक है। तो आज के लिए नहीं करते, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट, थैंक यू थैंक यू सर।